वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था पोटैटो क्रॉप का उसको, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो इससे पहले वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। यूपीएससी की जो स्ट्रेटजी है वो नोट्स के बारे में कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं वो मैंने डील किया है, और उसकी वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएंगी, ठीक है। सिलेबस हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना, तो वो वीडियो आप सुबह जो भी है देख लीजिएगा मेरे चैनल पर एक बार आके कि वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं। तो ये पोटैटो मैं इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ कि फिर ये अधूरा रह जाएगा, और कंप्लीट होना ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैकेज ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ पोटैटो की अगर पूछी जाएंगी तो मैं इसमें मोस्टली मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कवर अप है। तो हम देख लेते हैं कि जहाँ से हमने देखा था अभी तक कि हमने सीड की डोरमेंसी कैसे ब्रेक करने मतलब की है, कि कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं सीड रेट एंड स्पेसिंग, सीड रेट। अब आप बोलेंगे कि आपने तो पहले बताया कि प्रोपोगेशन ट्यूबर से होता है, यहाँ पर सीड रेट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली जो ट्रू पोटैटो सीड वाली टीपीएस जो टेक्नोलॉजी है उसमें सीड के थ्रू भी वायरस फ्री सीडलिंग को डेवलप किया जा रहा है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए सीड रेट आपको कितना लगेगा, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर रिक्वायर रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो सीड का साइज़, अब हम सीड अगर लगा रहे हैं तो उसका साइज़ और जो स्पेसिंग जो रिकमेंड स्पेसिंग रहती है प्लांट से प्लांट की और रो से रो की, वो हमको दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है स्पेसिंग और सीड के साइज़ के बीच का वो मेंटेन करना है। तो अब मैं बता देती हूँ कि साइज़ क्या रखा जाता है। साइज़ जो रहता है हमको अगर प्लांटिंग करना है तो जो वेट है आपका जो सीड है उसका, वो ट्यूबर का वेट 40 से 50 ग्राम रहना चाहिए, एंड उसका जो डायमीटर है वो आपका 40 से 50 mm रहना चाहिए डायमीटर, ओके। और स्पेसिंग अब जो है ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, जब इतना ट्यूबर का वेट हो और इतना डायमीटर है, और साथ ही उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन रहेगा स्पेसिंग का। स्पेसिंग रिकमेंड है 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर आप एक रो से दूसरे रो यानी कतार से कतार की डिस्टेंस रख सकते हैं। और प्लांट से प्लांट आपको क्या करना है, 20 से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो इसको रो से रो और प्लांट से प्लांट, जो पहला जो है वो रो से रो है एंड दूसरा है प्लांट से प्लांट, तो कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। इसके अलावा हमको अगर लार्जर है, ट्यूबर का साइज़ बड़ा है, तो हमको उसको पीसेस में कट करना है, और हर जो पीसेस हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी पीसेस जो आप कट कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 1 to 2 आइज़ रहनी चाहिए, तभी वो स्प्राउटिंग होगी, जर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जब आप इस तरह का कॉम्बिनेशन मेंटेन करते हैं किसमें, सीड के साइज़ में और स्पेसिंग में, तो आपको इसका एडवांटेजेस क्या मिलेगा। उसका ये एडवांटेज है कि आपको पर यूनिट एरिया में स्टेम, नंबर ऑफ स्टेम जो रहेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, और बिकॉज यू हैव मोर नंबर ऑफ स्टेम, उससे जो क्या होगा आपका यील्ड जो है वो इंक्रीज़ होगा। ट्यूबर आपको अच्छे बनेंगे पोटैटो के, तो आपको यील्ड अच्छी मिलेगी। चूँकि ये कैश क्रॉप है तो आपको ज़्यादा आमदनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मैंने बता दी। और ट्यूबर कटिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड स्पेशली व्हेन प्रोड्यूसिंग सीड क्रॉप बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ ट्रांसमिटिंग द वायरस एंड बैक्टीरिया। इसीलिए प्रिफर करें कि छोटे साइज़ का ही ट्यूबर यूज़ करें सीडलिंग मतलब प्लांटिंग पर्पस के लिए। क्यों, अगर आप बड़े साइज़ का यूज़ करेंगे देन आप उसको कट करेंगे पीसेस में, तो यहाँ पर चांसेस आएंगे वायरस बैक्टीरियल जो भी इंसेक्ट्स पेस्ट रहते हैं उसके ट्रांसमिशन का। तो ये जो है फिर आप एक आइडियल या फिर बोल सकते हैं हम कि डिसीज़ फ्री जो है सीडलिंग वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे यहाँ पर आप। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आपको मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर स्पेशल केयर क्या है ये देख लीजिए। स्पेशल केयर इज टेकन टू अवॉइड ट्यूबर डीके व्हेन कट ट्यूबर्स आर यूज्ड फॉर प्लांटेशन। तो यहाँ पर उसके लिए अगर आपने, चलिए आपके पास अगर नहीं है तो आप बड़ा साइज़ का यूज़ अगर कर रहे हैं तो फिर आपको स्पेशल टेक केयर करनी पड़ेगी। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप छोटे साइज़ का ट्यूबर यूज़ करेंगे जब आपको प्लांटिंग करनी है। अब देखते हैं कि अगर हमने बड़े साइज़ का लिया ट्यूबर तो उसको फिर हम कैसे जो कट सीड्स
ट्यूबर हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट करें कि उनमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो किसी भी बैक्टीरियल वायरस या अदर जो भी पैथोजेंस हैं उनका। उसके लिए ट्रीट द कट ट्यूबर्स विद 0.25% डायथेन, जिसको Z78, ठीक है, टोटल इसका जो नाम है ये है डायथेन, हमको यूज़ करना है 0.25% के रेट से। इसके अलावा हम बाविस्टिन फंगिसाइड जो होता है, बाविस्टिन क्या है, फंगिसाइड, इसका यूज़ कर सकते हैं जिससे कि गलन जो रोग होता है या रॉटिंग जो होती है वो आपके जो ट्यूबर हैं, कट ट्यूबर्स हैं, उसमें नहीं होगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हील द कट ट्यूबर एट 18 to 21 डिग्री सेल्सियस और मेंटेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबाउट 85 to 90% फॉर 2 to 3 days। ओके, जैसे इसको क्या नाम दिया गया है, सुबेराइजेशन टू प्रिवेंट द रोटिंग। तो ये वर्ड भी आप याद रखिएगा कि ये जो है सुबेराइजेशन वर्ड, इसमें क्या मेंटेन कर रहे हैं हम, टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना मेंटेन कर रहे हैं और कितने दिन के लिए मेंटेन कर रहे हैं वो चीज़। नाउ डोंट ट्रीट द ट्यूबर विथ एनी केमिकल इफ स्प्राउट्स आर कमिंग आउट। अगर देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, अगर इस तरह की स्प्राउटिंग आ गई है तो प्लीज़ डोंट ट्रीट द योर ट्यूबर विथ एनी केमिकल सब्सटेंस, बिकॉज वो हार्मफुल होगा आपके केमिकल, मतलब ट्यूबर जो स्प्राउटिंग हुई है उसके लिए। ट्रीट विथ एल्गल, ठीक है, एल्गाल के साथ हमको 0.5% फॉर 5 to 10 मिनट्स टू कंट्रोल द स्कैब डिसीज। तो स्कैब डिसीज को कंट्रोल करने के लिए आपका नाम भी पता चल गया डिसीज़ का। स्कैब किस में होता है, पोटैटो में, इसके अलावा एप्पल में भी होता है, तो एप्पल में है और पोटैटो में। तो हमको क्या यूज़ करना है, एग्लाल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, एग्लाल का यूज़ करना है 0.5% की रेट से यूज़ करना है, क्योंकि ये परसेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको अब इसके हिसाब से क्या करना है, यूज़ करना पड़ेगा। पीपीएम अलग होता है, परसेंट सॉल्यूशन अलग होता है, ये चीज़ें डिफरेंस होती है। मैं अपने किसी वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगी पीपीएम सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, परसेंट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो एग्जांपल देके समझाएंगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी तो जो बताया आई थिंक वो क्लियर होगा आपको। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिल्कुल। अब देखते हैं कि अब हमने रेडी कर लिया मटेरियल जो है, कि हमने उसको डिसइंफेक्शन होने से बचा लिया, सारी चीज़ें कर ली हमने। अब हमको प्लांटिंग कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तो है रिज एंड फॉरो मेथड। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है और इसमें क्या होता है, या तो इसको हाथ से करते हैं तो मशीन से करते हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी। मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं हम, जो है फॉरो बनाते हैं। तो फॉरो आर मेड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर ड्रॉन 2 to 4 रो मेकर कम फर्टिलाइजर ड्रिल सो एज टू अप्लाई द फर्टिलाइजर इन अ वन सीक्वेंस। एंड इसके अलावा दिस इज़ फॉलोड बाय द प्लांटिंग ऑफ ट्यूबर्स विद हेल्प ऑफ द 2 to 4 रो प्लांटर कम रीजर। तो ये मशीन का यूज़ करके बेसिकली मैकेनिकल प्लांटिंग होती है। इसके अलावा ऑन अ फ्लैट सरफेस हमको क्या करते हैं, रीज के द्वारा रीजेस बना के करते हैं। केयर मस्ट बी टेकन दैट सीड ट्यूबर डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द फर्टिलाइजर। अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा तो वही ना, क्योंकि हमको हमने इससे पहले भी देखा कि हमको अगर स्प्राउटिंग आई है तो केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है, और फर्टिलाइजर्स में भी केमिकल होता है और वो हार्मफुल होते हैं स्प्राउटिंग कंडीशंस में। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कभी भी प्लांट के डायरेक्ट मीन्स आई मीन टू से कि किसी भी प्लांट के ऊपर डायरेक्टली हमको फर्टिलाइज़र एकदम नहीं डालना चाहिए, या रूट पोर्शन में भी डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, वो मतलब जला देते हैं रूट को, ठीक है। तो जब भी हम यूरिया ऐसे कुछ केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उनका यूज़ करते तो हमको रिंग बनाकर, ठीक है, या साइड में इस तरह से देना चाहिए कि वो एकदम डायरेक्ट जो है कांटेक्ट में ना आए प्लांट के रूट में, और धीरे धीरे रूट जो है वो उसको खुद ही अब्जॉर्व कर लेगा अकॉर्डिंग टू द नीड। तो ये आई थिंक ये क्लियर है आपको। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है यहाँ पर। अब हमने प्लांटिंग कर ली, अब हमको कुछ फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, तो वो कैसे क्या क्या देना है, तो ये अलग अलग है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए अलग है और प्लेन्स रीजन के लिए अलग है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई समझाने की चीज़ तो नहीं है। बस ये आपको याद रखना है कि आपको जो FYM है, दैट इज़ फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि होती है गोबर की खाद, इसको और आपको फॉस्फोरस एंड पोटैश को क्या करना है,
पूरा देना है, प्लांटिंग के टाइम में फुल देना है, ठीक है। और आपको जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमेशा स्प्लिट डोज में दिया जाता है। स्प्लिट मतलब टुकड़ों में क्यों दिया जाता है? क्योंकि बहुत ही नाइट्रोजन जो रहता है बहुत ज़्यादा मूवेबल रहता है। बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट उसका लीचिंग जो हो जाते हैं, लीचिंग आउट हो जाते हैं वो, और लीचिंग आउट होने के कारण प्लांट को अवेलेबल नहीं होते। अगर आप एक साथ देंगे तो हो सकता है कि वो उसको न ले पाए प्लांट, और बहुत सारा जो नाइट्रोजन है, जो भी यूरिया जिस फॉर्म में भी हम दे रहे हैं वो लीचिंग आउट हो जाए। इसलिए हम स्प्लिट में रखते हैं कि एक तो हम प्लांटिंग टाइम में देते हैं एंड देन आफ्टर हम जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस टाइम में देते हैं। तो ये है। रिमेनिंग एंड शुड बी टॉप ड्रेसिंग करते हैं एट द अर्थिंग अप। अर्थिंग अप मीन क्या होता है? मिट्टी चढ़ाना, ठीक है। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना, तो ये याद रखिएगा। अब कुछ इंटरकल्चरल वीट कंट्रोल कैसे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मल्चिंग हेल्प इन द कंजर्विंग। हम इंटरकल्चर में हमने सबसे पहला क्या करना है कि वीट आने के पहले के ये प्रोसीजर कि हमको मल्चिंग करना है। मल्चिंग करने से क्या होगा? वीट की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन रेट जो है, ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है सॉइल से वो कम होगा। इंसेक्ट पेस्ट भी आपका अटैक कम करेंगे। तो कंजर्विंग द सॉइल मॉइस्चर, रिड्यूसिंग द सॉइल टेम्परेचर एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द क्विक जर्मिनेशन, दे आर द एडवांटेजेस ऑफ मतलब मल्चिंग। तो आप इसको मल्चिंग के एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर सुनेंगे बातों को तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Local available materials such as the pine needles or leaf litter are quite effective in controlling the runoff losses and conserving the moisture. वीट जो है हमको कल्चरली, बेसिकली हम पहले कल्चरल मेथड यूज़ करेंगे, देन आफ्टर गो ऑन अ केमिकल मेथड। तो सबसे पहले, या फिर हम जब ज़्यादा हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मतलब वीड, तो हम फिर दोनों मेथड को कंबाइन करेंगे। होइंग कम वीडिंग इन 1 month ओल्ड क्रॉप फॉलोड बाय अर्थिंग अप इफेक्टिवली कंट्रोल द वीड। मिट्टी चढ़ाने से वीट कंट्रोल होते हैं। कल्चरल मेथड में आएगा ये आपका। प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो प्री इमरजेंस हमको कौन सा एप्लीकेशन करना है? फ्लूक्लोरोलिन। तो आपको ये पता चल गया कि फ्लूक्लोरोलिन जो है एक क्या है? प्री इमरजेंट वीडिसाइड है। तो ये चीज़ आपको पॉइंट आप ऐसे याद रखिए कि ये चीज़ क्या है, ऐसे समझ आएगा आपको, ठीक है। तो इसका हमको 1 kg जिसमें कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है 1 kg के हिसाब से हमको यूज़ करना है पर हेक्टेयर में, या फिर हमको एलाक्लोर यूज़ करना है 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, है ना। और इसके अलावा हम पेंडेमेथिलिन भी यूज़ कर सकते हैं 1.8 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। एट्राजीन है 1.0 kg। तो ये सारी जो है ये प्री इमरजेंस में आ रहे हैं ना। तो इतने सारे नाम आपको पता चल गए कि प्री इमरजेंस वीडिसाइड में ये सब आते हैं। तो इससे हम वीट कंट्रोल इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। अब पोस्ट इमरजेंस में हम पैराकॉट, तो ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। प्री इमरजेंस वीडिसाइड, पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड कौन सा होता है, आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। पैराकॉट जो होता है पोस्ट इमरजेंस होता है, मतलब इमरजेंस के बाद डाला जाता है। इमरजेंस के पहले मतलब वीट के ग्रो होने के पहले जो डाले जाने वाले केमिकल हैं दैट इज़ प्री इमरजेंस, एंड आफ्टर जैसे ही वीट आ जाते हैं उसके बाद जो एप्लीकेशन करते हैं हम फॉर कंट्रोलिंग द वीट दैट इज़ पोस्ट इमरजेंस मतलब एप्लीकेशन। तो पैराकॉट को 0.36 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से हम देंगे तो इफ़ेक्टिव रहता है वो, ठीक। इसके अलावा टोक E25 इट इज़ ऑल्सो अ पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन, इसका करते हैं। इसका जो हम 2.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से जब 2 से 3 लीफ स्टेज वाली वीट का जो बोल सकते हैं हम जर्मिनेशन स्टेज है, 2 से 3 लीफ आए रहते हैं जब वीट में, तब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं तो ये इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हमको दिखाता है। अब हमने वीट कंट्रोल किया, अब हम पानी जो इरिगेशन मेन चीज़ें हैं वहाँ पे देखते हैं। प्री प्लांटिंग इरिगेशन इज़ एडवांटेज फॉर द यूनिफॉर्म जर्मिनेशन। तो हमको प्लांटिंग से पहले जब हमने क्या किया, FOM का एप्लीकेशन किया है या फर्टिलाइज़र का, तो हमको एक बार इरिगेशन देना रहता है। तो उससे क्या होता है, इक्वल जर्मिनेशन आता है, यूनिफॉर्मिटी रहती जर्मिनेशन में। सेकेंड इरिगेशन जो है हमको क्या करना है, उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद देना है,
एंड सब्सिक्वेंट एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे हमको इरिगेशन करना है। लाइट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशंस आर बेटर देन द हैवी एंड लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन। हमको हल्के वे में पानी देना, एकदम से एक साथ बहुत सारा दे दिए क्या फुर्सत हफ्ते भर का, ऐसा नहीं। हमको लाइट इरिगेशन करना, और फ्रीक्वेंट मतलब कि फ्रीक्वेंसी उसकी रहनी चाहिए, क्योंकि आप अगर लेस फ्रीक्वेंट के हिसाब से देंगे तो क्या होगा कि वो रिज़ल्ट आपको जो है आपके इल्ड में शो हो जाएगा कि अच्छे क्वालिटीज़ नहीं आएंगी आपके जो ट्यूबर्स की। टोटल जो रिक्वायरमेंट है ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपको, तो इम्पॉर्टेंट है कि 350 से 500 mm जो पोटैटो की वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, 350 से 500 mm। क्रिटिकल स्टेज जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है स्टोलन जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम का, ट्यूबर का इनिशिएशन एंड ट्यूबर का डेवलपमेंट, और उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको इरिगेशन स्टॉप कब करना है। हार्वेस्टिंग हमको जब पता चल गया येलोइंग होने लगती लीफ में ज़रा सा, जब वैसी स्टेज आने लगती, धीरे धीरे जो है क्लोरोफिल डिग्रेडेशन होने लग जाता है, तो 10 दिन पहले, हार्वेस्टिंग के 10 दिन पहले हमको पानी देना बंद कर देना है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैसे करना है, जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएंगी। इमेच्योर कंडीशन में करेंगे तो फिर उसकी क्वालिटी नहीं रहेगी और आपको मार्केट वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमको पहचान क्या है, जब आपके जो हॉर्मल्स रहते हैं द टर्न येलो एंड नो पुलिंग आउट ऑफ स्किन ऑन रबिंग ऑफ द ट्यूबर्स, तो ये इसका क्या है, इंडिकेशन है मैच्योरिटी का। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग फील्ड शुड नॉट बी टू वेट और नॉट टू ड्राई, इसलिए इरिगेशन 10 दिन पहले रोक दिया गया है। ट्रैक्टर ऑपरेटेड पोटैटो डिगर आर अवेलेबल फॉर डिगिंग द ट्यूबर फ्रॉम द फील्ड, तो मैनुअली तो करते हैं बट बहुत टाइम टेकिंग रहता है, तो अब जो मैकेनिकल भी कर सकते हैं, मशीनरीज अवेलेबल हैं। अब इसकी ग्रेडिंग मतलब छटाई बोलते हैं ग्रेडिंग को अगर हम सिंपल वर्ड में, तो इसका ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी रहता है, दैट इज़ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल ग्रेड। लार्ज है ट्यूबर वेट उसका मोर देन अगर 75 ग्राम है तो वो सब लार्ज में आएंगे। 50 to 75 के बीच में है दैट इज़ मीडियम और ग्रेड बी, एंड ट्यूबर वेट इज़ अबाउट 50 ग्राम और लेस देन 50 ग्राम इज इन अ ग्रेड सी, स्मॉल में आएगा। अब यील्ड कितनी आती है, अगर अर्ली वैरायटी यूज़ की है तो हमको 200 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल जाता है, और अगर लेट वैराइटीज़ हैं तो हमको 300 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल जाता है। जब अगर हम जो हमने अभी पढ़ा उस हिसाब से अगर मैनेजमेंट करते हैं तब हमको इस तरह का यील्ड मिलता है। अब हैंडलिंग पोस्ट हार्वेस्ट कैसे करते हैं, कि जनरली क्या होता है कि जो टोटल 20% ऑफ टोटल जो पोटैटो प्रोडक्शन है इट इज़ यूज्ड एज अ प्लांटिंग मटेरियल इन द फॉलोइंग सीजन। So handling of the seed stock particularly become very important because 20% जो है टोटल प्रोडक्शन का वो यूज़ हो रहा है किसके लिए, प्लांटिंग मटेरियल के लिए। तो जैसे ही आपने हार्वेस्टिंग की उसके बाद क्या करना है, ट्यूबर्स को हमको जो ठंडा प्लेस है यानी कूल प्लेसेस में उसको कुछ दिन के लिए ड्राइंग होने के लिए, क्यूरिंग होने के लिए स्क्रीन की उसकी रखना है 10 से 15 दिन के लिए। एंड उसके बाद हमको क्या करना है, हमको हिप्स बनाने हैं 3 to 4 मीटर लॉन्ग वाइड एट द बेस एंड 1 मीटर इन द सेंट्रल हाइट आर द बेस्ट। जो हिप बनाएंगे जिसमें हम स्टोरेज करते हैं वो इसका साइज़ ऐसा रहना चाहिए। हिली एरिया में ट्यूबर आर स्प्रेड इन द वेल वेंटिलेटेड रूम्स फॉर ड्राइंग, मतलब जो अच्छी जिससे वेंटिलेशन अच्छा हो पाए ऐसे रूम में हिली एरिया में पोटैटो को स्टोरेज करके रख देते हैं ड्राइंग होने के लिए। एंड जैसे ही ग्रेडिंग हो जाती है पोटैटो की फॉर द सीड क्रॉप नेक्स्ट ईयर they are treated with the 3% of boric acid solution for 30 minutes for protecting against the soil borne pathogen। तो soil borne pathogen को मतलब रोकने के लिए हमको क्या यूज़ करना है, बोरिक 3% हमको आधे घंटे के लिए ये यूज़ करना है, जिससे नेक्स्ट ईयर जब आप सोइंग करने जाएंगे तो वो बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा और सॉइल बोर्न पैथोजन का भी अटैक नहीं होगा। फिर उसके बाद जब हम ऐसा ट्रीटमेंट कर लेंगे तो हमको, क्योंकि हमको अगले साल उसी से सोइंग करनी, तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट करके फिर बोरों में भर के स्टोरेज कर लेंगे। इसके अलावा इन द प्लेन एरिया ट्यूबर आफ्टर ड्राइंग द क्यूरिंग एंड ग्रेडिंग आर सॉर्टेड इन कोल्ड स्टोर। टेम्परेचर इज मेंटेन अबाउट
2 to 4 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 to 80%। जो ही नॉर्मल प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर जब पूरी प्रोसेस हो जाती है ड्राइंग की, क्यूरिंग की एंड ग्रेडिंग की, तो उसके बाद हमको कूल प्लेसेस में क्या करना है, कोल्ड स्टोरेज में हमको रखना है पोटैटो को स्टोर करके। तो वहाँ पर टेम्परेचर हमको 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 से 80% तक मेंटेन करना पड़ता है। अगर लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, चेक द स्प्रॉटिंग एंड रॉटेज एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिड्यूस द वेट लॉस इन द ट्यूबर। तो इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हाई रखना है हमको। टेम्परेचर अगर बहुत लो हो जाएगा तो क्या होता है, स्प्रॉटिंग को चेक करता है एंड रॉटेज जो है उसको भी चेक करता है, इसलिए टेम्परेचर को मतलब कम रखा जाता है, लो रखा जाता है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर उसको ज़्यादा रखेंगे हम तो उससे क्या होगा कि जो वेट लॉस है ट्यूबर का वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमने पूरी चीज़ें देखी कि किस तरह से बॉटनिकल नेम से, उसके बाद हमने उसकी वैरायटी, उसका कल्टीवेशन के लिए प्लांटिंग मटेरियल जो है वो कैसे लेते हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, डोरमेंसी कैसे ब्रेक करते हैं, फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करते हैं, प्लांटिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है, और इरिगेशन कैसे करते हैं, वीट का कंट्रोल कैसे करते हैं। अब बस एक चीज़ बचती है कि हम इंसेक्ट डिसीज़ को देखेंगे, तो वो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली बता दूंगी। बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, अपने जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नीड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड मटेरियल की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।